Hello friends, I am Mr. Khajan Singh, Senior Medical Laboratory Technician and Lab Incharge in Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी। तो आइए आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी काफ़ी वीडियो देखी हुई है, पहले भी हमने काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है। तो आज एक और नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं। तो वो टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूज की सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, कैसे हम सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग करते हैं और कैसे हम सीरम और प्लाज्मा सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूज क्या होता है और सेंट्रीफ्यूज कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज का, कि सेंट्रीफ्यूज वर्क कैसे करता है, कि सेंट्रीफ्यूज वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। जो प्रिंसिपल होता है उसका वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे सेंट्रीफ्यूज वर्क करता है। तो उसके अंदर हम प्रोसेस कैसे करते हैं, किसी भी प्लाज्मा सेपरेशन करने के लिए या फिर किसी भी सीरम को सेपरेशन करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज की हेल्प लेते हैं। तो काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें सीरम की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है, कब प्लाज्मा सेपरेट होगा और कब सीरम सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले भी हमने काफ़ी वीडियो में डिस्कस किया है कि सैंपल कलेक्शन करने के बाद सैंपल लैब के अंदर पहुंचता है, लैब के अंदर एक्सेशन स्टेशन पे सैंपल पहुंचेगा। एक्सेशन स्टेशन पे सैंपल पहुंचने के बाद में पेशेंट के सैंपल्स का पता लग जाता है कि पेशेंट के क्या क्या टेस्ट होने हैं। तो जो टेस्ट होने हैं पेशेंट के, जो प्लाज्मा से टेस्ट होने होते हैं वो प्लाज्मा सेपरेट कर लिए जाते हैं, जो सीरम से टेस्ट होने होते हैं वो उसके लिए सीरम सेपरेट कर लिए जाते हैं, और जो ब्लड से होने होते हैं तो उसको एज इट इज ब्लड का या फिर एंटीकोगुलेटेड ब्लड को सैंपल को अंदर लैब के अंदर भेज दिया जाता है। अब मेन जो टॉपिक इसके अंदर जो आ जाता है वो आता है कि सीरम और प्लाज्मा होता क्या है। तो हमारा जो सबसे पहले पेशेंट का सैंपल लेने के बाद में अगर हमें प्लाज्मा चाहिए तो हमें वो चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें उसमें रिक्वायरमेंट कौन से एंटीकोगुलेटेड ब्लड की है। तो अगर हमें सोडियम साइट्रेट की है या फिर सोडियम क्लोराइड की है या फिर उसमें ईडीटीए की है, कौन से एंटीकोगुलेटेड ब्लड की ज़रूरत है जिससे हम प्लाज्मा सेपरेट करेंगे। तो उसमें प्लाज्मा के लिए हमें उसी एंटीकोगुलेटेड ट्यूब में ब्लड लेना है, वही एंटीकोगुलेंट उस ट्यूब में होना चाहिए, उसी के अंदर हम ब्लड लेंगे और उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करते टाइम हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले कि सेंट्रीफ्यूज अगर हम कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूज हम किस सरफेस पे, जो सेंट्रीफ्यूज है मशीन है वो किस सरफेस पे रखी है। सबसे पहली जो प्रिकॉशंस होती है वो होती है कि सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है वो इक्वल सरफेस पे रखी होनी चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट होता है, नॉन वाइब्रेटिंग सरफेस होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट होता है कि अगर हम किसी भी सैंपल को, चाहे वो एंटीकोगुलेटेड सैंपल है, चाहे वो क्लोटेड सैंपल है, यानी चाहे उसका हमने प्लाज्मा सेपरेशन करना है, चाहे हमने उसमें सीरम सेपरेशन करना है, चाहे हम किसी यूरिन को सेडिमेंट करने के लिए उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे मेन चीज जो ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि उसको हमेशा इक्वल बैलेंस करके ही सेंट्रीफ्यूज करें। इक्वल बैलेंस कैसे करना होता है कि किसी भी ट्यूब को आप सेंट्रीफ्यूज के अंदर प्लेस करेंगे, उसके जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर आप रखेंगे, रखने के बाद अपोजिट साइड में बिल्कुल उसको बैलेंसिंग करने के लिए उतनी ही क्वांटिटी में उसी ही तरह की ट्यूब वेट इक्वल होना चाहिए। फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, फिर हम उस मशीन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या सैंपल हमने उसमें डाला है, प्लाज्मा डाला है या सीरम डाला है। प्लाज्मा अगर हमने उसमें डाला है तो प्लाज्मा के लिए 2 to 5 मिनट्स सफिशिएंट होते हैं। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताता है कि प्लाज्मा सेपरेशन के लिए हमें 2 to 5 मिनट सेंट्रीफ्यूगेशन एट 3000 आरपीएम पे सफिशिएंट होता है। सीरम सेपरेशन के लिए 5 to 10 मिनट्स हमें सेंट्रीफ्यूगेशन सफिशिएंट होता है एट 3000 आरपीएम पे। लेकिन काफ़ी सारी ट्यूब्स सीरम सेपरेट करने के लिए ऐसी होती है जिनका हम सीरम सेपरेट तो हो जाता है, लेकिन जो पार्ट होता है, जेल जो होता है गोल्ड टॉप के अंदर, जो सीरम सेपरेटर एसएसटी ट्यूब्स जो होती है उसके अंदर एक जेल होता है जो कि आरबीसी को और सीरम को सेपरेट करता है। कई बार क्या होता है कि 3000 आरपीएम पे वो जेल आरबीसीज के ऊपर नहीं आ पाता, यानी उसको हिमोलाइज के चांसेस बने रहते हैं। तो हम क्या करना है कि और 2 to 3 मिनट्स के लिए उसको स्पीड को इंक्रीज कर दे। अगर आपको डिजिटल सेंट्रीफ्यूज है आपके पास तो उसमें स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, 2 to 3 मिनट्स को आप उसको रिसेंट्रीफ्यूज कर देंगे। आपको उसमें पता लग जाएगा कि अब हिमोलाइज के चांसेस खत्म हो गए, उसके अंदर आप जेल की लेयर देखेंगे तो आपके हिमोलाइज के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को सेंट्रीफ्यूज करते टाइम ध्यान में रखना है कि
इक्वल सरफेस होना चाहिए, नॉन वाइब्रेटिंग सरफेस होना चाहिए, हमेशा बैलेंसिंग करके रखना चाहिए। स्पीड जो स्टैंडर्ड स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूज की वो होती है 3000 आरपीएम। आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट। जो सेंट्रीफ्यूज का रोटेशन होता है वो 1 मिनट में 3000 रोटेशन कंप्लीट करता है। तो 1 रोटेशन अगर सेंट्रीफ्यूज यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 1 रोटेशन यहीं पे आके 1 रोटेशन काउंट होती है, तो उसको बोलते हैं 3000 आरपीएम। आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट। तो ये स्टैंडर्ड होती है कि 3000 का। हमें ज्यादा टाइम के लिए भी सेंट्रीफ्यूज नहीं करना होता, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें हमारे सैंपल हिमोलाइज होने के या फिर सैंपल का खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड टाइम तक ही हमें सेंट्रीफ्यूज करना है और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से हमें सेंट्रीफ्यूज करना है। किसी भी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते टाइम उसका टॉप क्लोज होना चाहिए, ताकि सेंट्रीफ्यूज मशीन में कोई भी ब्रेकडाउन ना हो या फिर कोई भी सैंपल उसके अंदर स्पिलेज ना करे, कि कोई सैंपल उसके अंदर बिखरे ना या फिर उसको सेल उसके अंदर या कोई ब्लड उसके अंदर टच ना करे सेंट्रीफ्यूजन प्रोसेस के टाइम पे। इसी तरह की हमारी वीडियो, डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड कोई भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो आप टॉपिक आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।